नमस्कार साथियों, मैं राजेश कुमार शर्मा आप सभी का आपके अपने जेएमडी क्लासेस में स्वागत करता हूं और ये आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ व प्रसन्न होंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। तो आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे फिजिक्स के बारे में। तो फिजिक्स जो कि क्लास 12 के विद्यार्थियों के लिए है, तो इसमें हम पॉइंट पढ़ाएंगे आपको वैद्युत द्विध्रुव के बारे में कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, उसको किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, वैद्युत द्विध्रुव को इलेक्ट्रिक डिपोल के नाम से जाना जाता है। इसमें डिफिनेशन के अंतर्गत क्या बताया गया है और बेसिक हम क्या समझ सकते हैं, तो उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो देखिए, बेसिक के अंतर्गत आपको समझना है सबसे पहले कि द्विध्रुव क्या होता है। द्विध्रुव में दोस्तों हमें एक ऐसा निकाय बनाना है जो अल्पांश दूरी पर, जिसके मतलब जिसके बीच की दूरी कैसी हो, अल्पांश यानी कि कैसी हो, कम हो। जब अल्पांश दूरी होगी वो हमारा क्या कहलाएगा, द्विध्रुव कहलाएगा। अब अगर बात कर लेते हैं वैद्युत द्विध्रुव की, तो इस पर एक पर प्लस क्यू आवेश कर लेते हैं, एक पर माइनस क्यू आवेश कर लेते हैं। तो ये आवेश एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, विपरीत हो जाते हैं और अल्पांश दूरी हो जाती है इनके बीच में। तो इस निकाय को ही हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अब अगर बात कर लेते हैं वैद्युत द्विध्रुव की जो डेफिनेशन दोस्तों दे रखी है, तो डेफिनेशन के अंतर्गत आपको पढ़ाते हैं डेफिनेशन में क्या बताया गया है। दोस्तों, कह रखा है कि यदि दो बराबर तथा विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हों तो इस संरचना को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। जैसा कि यहाँ पे आपको बताया गया है, माना ए और बी दो हमारे क्या हैं, ध्रुव हैं, जिस पर ए पर बात करते हैं तो माइनस क्यू आवेश, बी पर बात करते हैं तो प्लस क्यू आवेश स्थापित हैं, और इनके बीच की दूरी के बारे में बात करते हैं तो ये दूरी बहुत ही कम है। तो एग्जाम्पल के लिए अगर बात करते हैं दोस्तों, तो एग्जाम्पल के लिए HCl, H2O, NH3 ETC, तो ये इसके एग्जाम्पल हैं यानी उदाहरण हैं। इसके अलावा अन्य उदाहरण भी देखने को मिलेंगे। तो देखते हैं कि इनके जो उदाहरण यानी एग्जाम्पल का यूज द्विध्रुव में किस प्रकार से किया जाता है। तो बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर। तो देखिए, इसमें हमें यह Cl के बारे में जो चर्चा की गई है, तो यह Cl में किस तरह से समझते हैं। जैसे कि H के ऊपर प्लस चार्ज होता है, Cl के ऊपर माइनस चार्ज होता है, और दूरी के बारे में बात करें तो दूरी इनके बीच में अल्पा दूरी इनके बीच में अल्पांश होती है। तो ये जो निकाय है वो हमारा क्या कहलाएगा, वैद्युत द्विध्रुव कहलाएगा दोस्तों। इसी प्रकार से H2O के बारे में अगर बात की जाए, H2O जैसे कि बच्चों को ये भली प्रकार मालूम ही है कि H2O किसका फार्मूला होता है। ये जो है वो किसका होता है, जल का फार्मूला होता है। तो देखिए, अब बना करके आपको दिखाते हैं यूज किस प्रकार से है। H2O जैसा कि अभी चर्चा कर चुके हैं, तो H के ऊपर प्लस चार्ज, क्योंकि मगर यहाँ क्या है, दो H हैं तो 2 यानी कि 2 प्लस के रूप में आ जाएगा, और इसके ऊपर माइनस चार्ज होता है, वो भी काय का, 2 माइनस का। अब इनका आपस में संयोग हो सकता है और ये क्या है, अल्पांश दूरी पर स्थापित है। तो इस प्रकार की प्रक्रिया को हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो दोस्तों, मेरे ख्याल से ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा और बढ़ते हैं हम अगले पॉइंट पर। तो दोस्तों, अगला पॉइंट है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो अभी तक हमने समझा वैद्युत द्विध्रुव के बारे में, तो मेरे ख्याल से ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब इसी में हम जोड़ देते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, यानी कि इसको बोला जाता है इलेक्ट्रिक डिपोल मूवमेंट। अब दोस्तों, इलेक्ट्रिक डिपोल मूवमेंट के बारे में चर्चा करते हैं कि इसमें क्या बताया जाता है। इसमें भी जो हमारा द्विध्रुव होता है यानी वैद्युत द्विध्रुव, उसी को लिया जाता है, मगर इसको डिफिनेशन के अंतर्गत किस प्रकार से दर्शाया जाता है, किया जाता है। तो देखिए, समझिए इसके बारे में। इन्होंने इसमें बताया है कि जैसा कि पिछले बारे में भी चर्चा कर चुके हैं कि ए और बी हमारे क्या हो गए, द्विध्रुव हो गए, और जिस पर एक पर माइनस क्यू आवेश, एक पर प्लस क्यू आवेश स्थापित है, और इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, अल्पांश दूरी है, जिसको हमने क्या ले रखा है दोस्तों, 2l ले रखा है। ये हो गई अल्पांश दूरी।
अब इसके अंतर्गत जब हम परिभाषा को बनाते हैं या लिखते हैं, किस प्रकार से परिभाषा को दर्शाया गया है, तो उसके बारे में चर्चा करते हैं। इनके अंतर्गत यानी इस डिफिनेशन में ये बताया गया है कि इनकी प्रकृति को छोड़ देना होता है, यानी कि माइनस क्यू आवेश प्लस क्यू आवेश, तो यहाँ से माइनस और प्लस को छोड़ देते हैं, केवल को किसको लिया जाता है, परिणामी आवेश को लिया जाता है, यानी क्यू को लिया जाता है। और साथ में दोस्तों इसमें बीच में जो दूरी दे रखी होती है अल्पांश दूरी, उसको ले लिया जाता है। और ये किसके बराबर में हो जाता है दोस्तों, पी के बराबर में हो जाता है। तो ये जो प्रक्रिया होती है इसी को हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं दोस्तों। तो चलिए इसकी डिफिनेशन के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि डिफिनेशन के अंतर्गत दोस्तों क्या बताया गया है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं डिफिनेशन की तरफ। तो देखिए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के अंतर्गत यानी कि इलेक्ट्रिक डिपोल मूवमेंट के अंतर्गत क्या बताया गया कि वैद्युत द्विध्रुव में किसी एक आवेश का परिणाम, एक आवेश मतलब दोस्तों क्या बताया मैंने कि आपको जो प्लस और माइनस होता है इसको क्या करना होता है, छोड़ना होता है। केवल क्या लेना है इसकी जगह पे, केवल क्या लेंगे दोस्तों, क्यू लेंगे। तो आप समझ गए होंगे कि एक आवेश का परिणाम तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल। अब दोस्तों बीच की दूरी के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि बीच की दूरी क्या है। तो दोस्तों अभी मैंने बताया कि बीच की दूरी क्या है, 2l। बीच की दूरी 2l यानी आवेश हो गया q और बीच की दूरी हो गई 2l। अब दोस्तों अब आगे क्या बताया गया, तो अब आगे के बारे में चर्चा कर लेते हैं। आगे इन्होंने बताया कि गुणनफल यानी कि आपको Q लेना है और यहाँ क्या लेना है, 2l लेना है, और दोनों का क्या हो जाएगा, गुणनफल हो जाएगा। गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं और इसको P के द्वारा प्रदर्शित कराते हैं। अर्थात P इक्वल में हमारे पास में रिलेशन आएगा Q इंटू में 2l। तो अब आपको ये चीज़ क्लियर हो चुकी होगी दोस्तों कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। और ये इसका क्या है, डायग्राम है। पिछले डायग्राम में हमने दूरी के बारे में चर्चा ना करके सिर्फ ये बताया क्या था कि इसके बीच में अल्पांश दूरी होती है। अब की बार क्या कर लिया, जब आघूर्ण शामिल किया तो इसमें दूरी को भी शामिल कर लिया दोस्तों। और दूरी कैसी है, अल्पांश दूरी है, जिसको किसके रूप में लिया गया दोस्तों, 2l के रूप में लिया गया है। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं आगे पॉइंट पर। तो आगे जो पॉइंट है उसके अंतर्गत आप समझिए कि क्या बताया गया। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग समझ सकते हैं, जो मैंने रिलेशन बताया तो वो रिलेशन होता है P इक्वल में Q इंटू में 2l। अब इसका जो अगला पॉइंट आता है वो आता है कि हमसे कोई पूछने लगता है कि इसका मात्रक बताओ, बीमा बताओ, राशि बताओ, दिशा बताओ, तो उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो जैसा कि दोस्तों अब आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि जैसा कि मैंने बताया है कि P इक्वल में Q इंटू में 2l। तो दोस्तों अब आप लोग जानते हैं कि आवेश का मात्रक क्या होता है, C यानी कूलाम। अब अगर बात कर लेते हैं यहाँ पर 2l, तो ये 2l जो 2l है वो एक प्रकार का क्या है, वो एक प्रकार की क्या है, दूरी है दोस्तों। तो दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर। तो हमारे पास में जो मात्रक की चर्चा की जाएगी तो मात्रक क्या आएगा, कूलाम मीटर। इसके अलावा बात कर लेते हैं इसके बीमा की कि इसकी बीमा क्या रहती है, बीमा को किस प्रकार से, तो दोस्तों इसकी बीमा को किस प्रकार से निकाला जा सकता है। तो बीमा के लिए भी आपको रिलेशन यही याद रखना है और इसी रिलेशन से हम निकाल सकते हैं। तो जैसे कि बात करते हैं, अभी बात कही गई थी मात्रक के बारे में दोस्तों। तो जो मात्रक होता है, और मात्रक को समझ सकते हैं, क्या तो लिखा था मैंने, C यानी कूलाम, और यहाँ पे क्या लिखा था, M यानी मीटर। अब देखिए चर्चा कर लेते हैं। कूलाम के लिए दोस्तों आप लोग जानते हैं क्या होता है, AT होता है। जैसा कि यहाँ पे चर्चा करवाया गया क्या है, AT। और साथ में मीटर के बारे में बात करें दोस्तों तो क्या होता है, L होता है। अब इसको एक में मिला करके लिख दिया जाएगा तो गुरु कोष्टक में L। इसके अलावा आप TA भी लिख सकते हैं या फिर TA या फिर AT, आप किसी भी प्रकार से लिख सकते हैं। तो ये तो दोस्तों बात हो गई इसके बीमा की। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसके राशि के बारे में। तो इसकी राशि कौन सी होती है और साथ में इसकी दिशा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों देखिए राशि कौन सी है, सदिश राशि है। बीमा क्या है, LTA, और मात्रक क्या है, कूलाम मीटर। अब दिशा के बारे में चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। तो दिशा देखिए वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष के अनुदिश यानी कि ऋणावेश से धनावेश की ओर रहती है। अगर बात करते हैं
यानी कि अक्ष अक्ष के अनुदिश, यानी कि अगर जैसे कि ये हमारा अक्ष बना हुआ है तो ये क्या रहती है, कुछ इस प्रकार से एरो रहता है जो कि इसकी दिशा को प्रदर्शित कराता है, जो कि कहाँ से रहती है, यानी कि ऋणावेश से धनावेश की ओर रहती है। तो मेरे ख्याल से दोस्तों ये सब पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम बढ़ते हैं इसके अगले पॉइंट पर। तो दोस्तों इसका जो अगला पॉइंट है उसके बारे में चर्चा करते हैं, जिसमें हमको बताया गया है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम किन किन तरीकों से निकाल सकते हैं, तो उनके बारे में यहाँ पर चर्चा। तो दोस्तों वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम दो तरीके से निकालते हैं, या दो तरीके से हमको यहाँ पे पढ़ना है। पहला पॉइंट दे रखा है अच्छी स्थिति, जिसको अनुदैर्ध्य स्थिति भी कहा जाता है। इसके अलावा दूसरा दे रखा है निरक्षीय स्थिति, इसको अनुप्रस्थ स्थिति कहा गया है। तो ये दो तरीके हमको पढ़ने होते हैं कि जिससे हम वैद्युत क्षेत्र यानी कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को निकाल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। जैसा कि हमारे पास में जो पॉइंट है वो है अच्छी स्थिति या अनुदैर्ध्य स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक को फाइंड करना। तो स्थिति कौन सी है हमारी, अच्छी स्थिति। तो अच्छी स्थिति के डायग्राम को पहले हम समझते हैं, तब इसकी अच्छी स्थिति को हम अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। तो देखिए दोस्तों इसमें बात की गई है द्विध्रुव के बारे में। तो द्विध्रुव के बारे में तो अभी चर्चा कर ही चुके हैं, जैसा कि यहाँ पे डायग्राम में दर्शाया गया है कि ए और बी हमारा द्विध्रुव है। अब इसका एक मिडिल पॉइंट है जिसमें हमने ओ पॉइंट लिया है, ये मिडिल वाला भाग है। अगर यदि बीच की दूरी दोस्तों क्या है, अगर 2l है, कितनी है, 2l है। अब इस 2l को अगर हम आधा आधा करते हैं तो l और l में ये डिवाइड हो जाएगा, और मिडिल में पॉइंट क्या मिला, ओ। ए पर माइनस चार्ज, इसके अलावा बी पर प्लस चार्ज, इस प्रकार से रहता है। अब इसकी अच्छी स्थिति में यानी जिसे जैसा कि इसका अच्छा है, चाहे इस तरफ अगर बात करें और चाहे इस तरफ, दोनों तरफ हम इसको फाइंड कर सकते हैं। तो इसका जो मिडिल का भाग होगा, यानी मिडिल में कहाँ पर आपके लिए पॉइंट दिखाया गया, तो मैं अभी आपको इसको चर्चा कर देता हूँ। तो जो मिडिल वाला भाग है वो कौन सा है, देखिए मैं एक ध्रुव बना करके भी दिखा देता हूँ। जैसे कि ये है हमारा माइनस का क्यू, ये है हमारा प्लस का क्यू। अब इसमें मिडिल में पॉइंट है ओ, और यहाँ पर ये ए और यहाँ पर ये है बी। तो ये कुछ प्रकार इस प्रकार से दिखाया गया। अब हमको ओ से आर दूरी पर हम बढ़ते चले जाएंगे आगे की तरफ, और इसकी दिशा की तरफ यानी अच्छी स्थिति में तो एक पॉइंट हमको मिलेगा जिसको हम पी नाम दे देंगे, और उसी पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता फाइंड करनी है। देखिए दोस्तों ये क्या है, बिंदु ओ से आर दूरी पर एक बिंदु क्या है, पी है, जहाँ पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को फाइंड करना है दोस्तों। अब पी की दिशा के बारे में बात करें तो इधर रहेगा E1 के लिए और इधर वेग में रहेगा E2 के लिए। तो ये दो कुछ कंडीशनें बनती हैं। अब इसमें दूरियों के बारे में चर्चा कर लेते हैं दोस्तों, जैसा कि आपको ज्ञात भी है। तो देखिए इसमें आपको ये चीज़ तो पहले से ज्ञात है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी कितनी है, R है भाई। कहाँ से, O से P तक की दूरी। अब बाकी दूरियों को फाइंड कर लेते हैं। जैसे कि माइनस Q से P तक की दूरी के लिए हमको क्या जोड़ना होगा, L जोड़ना होगा। तो ये जो डिस्टेंस दे रखी है यानी कि R प्लस का L, जो कि हमारा माइनस Q से P तक की डिस्टेंस है। तो ये डिस्टेंस हो जाएगी। अब दूसरा चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। तो इसमें कुछ रॉन्ग दे रखा है तो मैं आपको राइट करके बताता हूँ। तो दोस्तों समझिए इसको। देखिए इसमें ये बताया गया है दोस्तों कि यहाँ से जो यल हमारा कितना है भाई, ओ से लेकर के बी पॉइंट तक जो है वो क्या है, एल है। अगर यदि इस यल को घटाते हैं तो हमारे पास में क्यू से पी तक की डिस्टेंस आ जाएगी। तो मतलब इस डिस्टेंस की जगह पे हमको क्या लेना होगा, हमको लेना होगा आर माइनस का यल, जो कि कहाँ से कहाँ तक रहेगी, यानी कि पी से लेकर के और यहाँ तक रहेगी। इस डिस्टेंस को हम लेंगे। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। तो ये कुछ रॉन्ग था तो मैंने राइट करके लिख दिया है कि आर माइनस का एल डिस्टेंस रहेगी दोस्तों। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे की तरफ।
तो दोस्तों डायग्राम को तो आपने समझ लिया होगा। अब डायग्राम के बारे में जो लिखने के लिए आता है वो किस प्रकार से लिखा जाता है, तो उसके बारे में चर्चा करते हैं। जैसा कि दोस्तों डायग्राम के बारे में, जैसा कि हम जानते हैं कि एक हमने क्या लिया था, ध्रुव लिया था, जिसको हमने क्या लिया था, ए, 1 मिनट वेट प्लीज। जैसा कि हमने क्या लिया था, ए लिया था और क्या लिया था, वी लिया था। अब इस द्विध्रुव में इसकी दूरी क्या थी, 2l थी, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। बीच में क्या लिया था, ओ पॉइंट लिया था। तो ये जो ए और बी वाला जो है इसको द्विध्रुव बोला गया था। तो कह रखा है कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव किसी ऐसे परावैद्युतांक माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक k है। अब ये माध्यम के बारे में बात करें दोस्तों, तो ये जैसे कि मान के चलिए कोई भी चीज़ कहीं रखी जाती है तो किसी ना किसी प्रकार का माध्यम होता है। तो इसे जहाँ रखा गया वो कौन सा माध्यम है, k माध्यम है, k परावैद्युतांक माध्यम है। अब इसके अलावा देखिए आगे, इसके मध्य बिंदु O से r दूरी पर कोई बिंदु P है। जैसा कि दोस्तों यहाँ मध्य बिंदु से इसी अक्ष की तरफ हमने एक बिंदु क्या लिया था, P लिया था। कितनी दूरी पर लिया था, r दूरी पर लिया था। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो रही होगी भाई, कहाँ पर लिया था, r दूरी पर। जैसा कि अभी मैंने पीछे डायग्राम में आपको समझाया है। अगर आपको स्पष्ट ना होता हो तो देखिए फिर से मैं बना करके आपको दिखा देता हूँ दोस्तों। जैसा कि हमारे पास में ए और बी, ये मैंने दो ध्रुव ले लिया, एक तरफ माइनस ले लिया, एक तरफ प्लस ले लिया। अब इससे यहाँ पर बीच में ओ, अब इससे आर दूरी पर एक बिंदु क्या लिया दोस्तों, एक बिंदु पी लिया, जो कि इसके अक्ष की तरफ यानी कि अच्छी स्थिति के लिए बात की गई, तो अक्ष की तरफ है। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि आर दूरी पर किस कहाँ की बात की जा रही है। तो यहाँ तक कि आपको लाइन क्लियर हो गई होगी कि आर दूरी पर एक बिंदु पी है जहाँ पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो ये तो था उस डायग्राम के बारे में। डायग्राम फिर से समझ लीजिए दोस्तों कि एक द्विध्रुव है जो ए बी से मिलकर के बना हुआ है और जो कि कहाँ स्थापित है, परावैद्युतांक माध्यम के में स्थापित है। और उसके यानी ध्रुव के मध्य बिंदु से स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु पी है जहाँ पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। तो देखिए दोस्तों, अब उस डायग्राम के अंतर्गत कुछ हमको जो कंडीशन है उनको फाइंड करना है, यानी तीव्रताएं, जो कि आपको एक बार प्लस क्यू आवेश के लिए लेना है, प्लस क्यू आवेश के लिए लेना है, एक बार माइनस क्यू आवेश के लिए लेना है। तो ये दो कंडीशनें प्राप्त करने के बाद में हम एक फाइनल कंडीशन पर पहुंचेंगे। तो डायग्राम से समझ लीजिए कि डायग्राम में क्या बताया गया था। तो डायग्राम में कुछ था जिसमें ए और बी, इस पर माइनस क्यू, इस पर प्लस क्यू आवेश, और यहाँ से आर दूरी के लिए डिस्टेंस की बात की गई थी जो कि पी पर था, और यहाँ पर ये ओ पॉइंट था। अब ओ से कितनी दूरी, आर दूरी। अब अगर बात कर लेते हैं, यहाँ पे यल था, यहाँ पे यल था। तो एक में जब हम माइनस के बारे में चर्चा करेंगे तो दूरी को क्या जोड़ लेंगे भाई, यल यानी आर है, प्लस का एल को क्या कर दिया जाएगा, जोड़ दिया जाएगा, यानी फाइनल दूरी के लिए। ये यहाँ से दूरी हो गई। अब अगर इस दूरी से यहाँ तक की बात करते हैं तो ये आर माइनस का एल दूरी हो गई। अब आप इसको समझ सकते हैं और किस प्रकार से लिया गया है। तो चलिए दोस्तों समझते हैं कि आपको किस प्रकार से इसको समझना है और पढ़ना है और आगे को बढ़ना है। तो देखिए दोस्तों, तो सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं प्लस क्यू आवेश के कारण। तो देखिए प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जैसा कि प्लस क्यू आवेश कहाँ पे लिया था, यहाँ पे लिया था। तो दूरी कैसी थी हमारी, अब यहाँ से दूरी जो थी वो क्या थी, आर, और माइनस का यल के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए भाई दोस्तों क्या कंडीशन बनती है। तो कंडीशन बनती है कि E1 यानी कि प्रथम के लिए ज्ञात कर रहे हैं, तो E1 तीव्रता को कहाँ से प्रदर्शित किया गया, E के द्वारा। तो E1 इक्वल में 1/4πε0 के, माध्यम में के, तो इसलिए। और हालांकि एकल बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए मैंने व्यंजक आपको फाइंड करवाया था, तो उसी को लेकर के यहाँ पर ये बनाया गया है। तो 1/4πε0 के, इसके अलावा प्लस क्यू आवेश है तो क्यू, और अपॉन में क्या आ जाएगा, ब्रैकेट में आर माइनस का एल का होल ऑफ स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 1 बना दी।
अब इसकी दिशा के बारे में बात करेंगे तो दिशा क्या रहेगी, पी से मतलब बी से पी की ओर रहेगी, बी से पी की ओर। जैसा कि अब अगर बात कर लेते हैं भाई, ए और क्या था, और वी था, और यहाँ पे क्या था, पी था, तो दिशा कैसी है, कुछ इस तरीके की थी, तो ये क्या रहेगी, पी की ओर रहेगी। अब अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं, और सेम इसी कंडीशन का हमारा अगला भी पॉइंट है। अब क्या है, यहाँ प्लस के बारे में चर्चा की गई, यहाँ माइनस के बारे में चर्चा करेंगे। तो माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को फाइंड करना है। तो सेम कंडीशन का यहाँ E1 था, यहाँ क्या हो जाएगा, E2 हो जाएगा। सेम कंडीशन का ये भी लिखना है, 1/4πε0 के माध्यम क्यू आवेश और साथ में आर प्लस का एल का होल ऑफ स्क्वायर, आर प्लस का एल का होल ऑफ स्क्वायर। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं, देखिए प्लस और माइनस की चर्चा की गई है, मगर यहाँ पे क्या लिए गए, परिणामी आवेश दोनों के लिए गए हैं। ये समीकरण नंबर 2 बना दोस्तों। अब इसकी दिशा रहेगी पी से ए की ओर, क्योंकि ये क्या है, विपरीत टाइप का आवेश है, तो ये दिशा के बारे में अगर बात कर लेते हैं तो यहाँ ए था, यहाँ बी था, और यहाँ क्या था, पी था। अब की बार में क्या हो जाएगी, इस तरीके की दिशा रहेगी, और इस पहले जो थी वो इस तरफ दिशा बताई गई थी दोस्तों। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब हमको यहाँ से सिर्फ 2 पॉइंट याद रखने हैं, वो कौन कौन से पॉइंट होते हैं तो उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद में बढ़ते हैं हम आगे। तो दोस्तों समझिए, इस पॉइंट में आपको समझना ये है कि समीकरण फर्स्ट हमारा क्या था, जिसमें था कि 1/4πε0 क्यू वाई यानी बटे में आर माइनस एल का होल ऑफ स्क्वायर, एक तो ये याद रखना है। दूसरा E2 यानी 1/4πε0 क्यू वाई आर प्लस का एल का होल ऑफ स्क्वायर, ये समीकरण नंबर सेकेंड। अब इन दोनों समीकरणों को याद रखते हुए बढ़ते हैं हम आगे। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर। तो इसका जो अगला पॉइंट हमको फाइंड होगा वो है आपके लिए बिंदु पी पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखिए हमने फाइंड किया था, यानी कि एक E1 के लिए फाइंड किया था और एक E2 के लिए फाइंड किया था, और दोनों कहाँ पर लग रहे थे, पी पर लग रहे थे। तो अब हम दोनों का कुल देखेंगे कि कुल तीव्रता हमको कितनी फाइंड हो रही है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। अगर यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और दोस्तों में इसको शेयर करेंगे। अगर यदि कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट भी अवश्य करेंगे। तो चलिए दोस्तों, तो बात कर लेते हैं बिंदु पी के पॉइंट के बारे में, जिसमें आपके लिए एक है E1 और साथ में क्या है E2, यानी 2 पॉइंट दे रखे। तो 2 पॉइंट दे रखे हैं जिसमें E1 ग्रेटर दिखा रखा है E2 से। तो देखिए कंडीशन क्या बनी, E में E1 माइनस का E2। अब यहाँ से ये हमारा E1 का मान रख दिया गया और ये हमारा E2 का मान रख दिया गया। समीकरण नंबर फर्स्ट था, ये समीकरण नंबर सेकेंड है। अब यहाँ तक पहुँचने के बाद में दोस्तों, यहाँ तक आप जब पहुँच जाएंगे तो उसके आगे की प्रक्रिया क्या रहती है उसके बारे में समझाते हैं। देखिए ऊपर Q है, इधर भी Q है, तो Q को क्या कर लिया दोस्तों, कॉमन कर लिया। 4πε0 4πε0, ए भी क्या है, दोनों तरफ है, तो दोनों को भी ए भी कॉमन कर लिया। अब जो दोस्तों बचता है उसको लिख देते हैं। तो देखिए ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा गया, यानी क्यू बाहर हो गया तो 1 और अपॉन में क्या मिला, आर माइनस एल का होल ऑफ स्क्वायर। इसी प्रकार से माइनस का चिन्ह आ गया दोस्तों। इसके अलावा देखिए क्यू यहाँ से भी बाहर हो गया तो यहाँ पे 1 मिल गया, और अपॉन में आर प्लस का एल का होल ऑफ स्क्वायर। तो ये कुछ कंडीशन मिली। अब दोस्तों आगे क्या बनता है, ये सेम कंडीशन का सेम लिख देते हैं यहाँ पे। अब इसके बारे में बात कर लेते हैं, देखते हैं दोस्तों। ये होता है जैसे कि हम लिखते थे पी बाई क्यू के रूप में, तो ये बोलते थे अंश के रूप में, और ये क्या होता था दोस्तों, हर के रूप में। तो ये अंश और हर के रूप में। तो बात कर लेते हैं कि हर हमारे समान नहीं है। तो जब हर समान नहीं होते थे दोस्तों तो हमको क्या करना पड़ता था, तो इसमें हम क्या कर देंगे, तिरछी मल्टीप्लाई करेंगे यानी गुणा कराएंगे। तो इसकी जब गुणा 1 से होगी तो ये हमारे पास में देखिए दोस्तों आ गया आर प्लस एल का होल ऑफ स्क्वायर, और इसकी गुणा 1 से होगी तो चिन्ह माइनस का आ गया, और आर माइनस एल का होल ऑफ स्क्वायर हो गया दोस्तों। अब नीचे के बारे में बात करेंगे तो नीचे सेम कंडीशन का लिख देंगे और इनटू का चिन्ह लगा देंगे दोस्तों, तो मतलब ये गुणे में आ गया। तो दोस्तों यहाँ तक आपको ये क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं आगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अब आगे समझते हैं कि आगे इसकी क्या प्रक्रिया की गई। तो देखिए यहाँ पे जैसा कि बात की जा रही थी किसके बारे में भाई दोस्तों, यहाँ पे चर्चा चल रही थी ई के बारे में। तो ई बराबर में क्यू अपॉन में 4πε0। इसके बाद में देखिए अब
जैसा कि आप जानते हैं कि a प्लस वी का यदि होल ऑफ स्क्वायर होता है तो उसको किस प्रकार से लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2a और साथ में b दोस्तों। तो ये जो फार्मूला है वो यहाँ पर लग जाएगा। तो चलिए इस फार्मूले का यूज करते हैं और बढ़ते हैं आगे। तो देखिए दोस्तों, अब इस फार्मूले के अंतर्गत जैसा कि हमारे पास में था, क्या था भाई, आर प्लस का एल का होल ऑफ स्क्वायर, ये कुछ कंडीशन था। तो क्या मिलेगा, आर स्क्वायर फिर प्लस का एल स्क्वायर और फिर प्लस का 2RL। ठीक है ना दोस्तों, ये यहाँ तक इस प्रकार से रहेगा। चिन्ह माइनस का था तो माइनस का चिन्ह लगा दिया गया। अब ब्रैकेट के बाद में यही फार्मूला अब क्या था। अब दोस्तों यहाँ पे समझने की बात यह है कि अब की बार में कौन सा फार्मूला लगा, आर माइनस का एल का होल ऑफ स्क्वायर लगा दोस्तों। तो देखिए इस फार्मूले को दोस्तों किस प्रकार से खोला गया, जहाँ पर ए बी आता है, 2AB आता है, वहाँ पर क्या आता है, माइनस आ जाता है। जैसे कि आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर, अब यहाँ पर चिन्ह का आएगा माइनस का, यहाँ माइनस चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह आया, प्लस चिन्ह था तो प्लस चिन्ह आया, तो यहाँ क्या हो गया 2RL। तो ये कुछ इस प्रकार से फार्मूला खुल जाएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि नीचे फिर क्या कंडीशन बनाई गई है। तो नीचे की कंडीशन को आपको समझाते हैं। जैसे कि यहाँ पे कंडीशन थी कि आर प्लस एल का होल ऑफ स्क्वायर और इंटू में अगला था आर माइनस एल का होल ऑफ स्क्वायर। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि एक बार प्लस में कंडीशन के लिए अंतर्गत, तो इसको हम किस प्रकार से शामिल करके लिख सकते हैं। तो देखिए एक बार प्लस का फार्मूला आपने पढ़ा होगा कि ए स्क्वायर प्लस का मतलब सॉरी, यहाँ पे क्या कंडीशन लगी, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। तो एक बार क्या लिखते थे, एक बार प्लस में लिख लेते थे, एक बार केस में लिख लेते थे, माइनस में लिख लेते थे। तो इसका यूज करके हम यहाँ पे इसको क्या बना सकते हैं, तो यहाँ पे जो कंडीशन बनेगी तो उसको भी समझ लीजिए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ बन जाएगा आर माइनस एल का होल ऑफ स्क्वायर का भी स्क्वायर, यानी कि मतलब आर स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर। तो ये कुछ कंडीशन हमारी यहाँ पर बन जाएगी दोस्तों। अब बात कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कि यहाँ से जब माइनस का जो चिन्ह है वो अंदर जाएगा तो अन्य चिन्ह क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। तो जैसे कि ई इक्वल में क्यू अपान में 4/0 आर स्क्वायर साथ में एल स्क्वायर और प्लस का 2RL। अब यहाँ चिन्ह बदल गया भाई, प्लस का चिन्ह था माइनस से गुणा हो गई, माइनस का चिन्ह बन गया, यहाँ प्लस का चिन्ह था माइनस का बन गया। इसके बाद में देखिए माइनस का चिन्ह जो था वो काय में बन गया, प्लस का चिन्ह बन गया, बाकी ने जो डिजिट थे वो जीव प्रतिमा आ गए और नीचे भी वही कंडीशन रही गई। अब देखिए यहाँ से दोस्तों क्या क्या चीज़ें हमको कैंसिल हो रही हैं, यानी कि जो हमारे प्लस और माइनस दोनों जब एक जैसे पद होते हैं तो वो क्या हो जाता है, कैंसिल। जैसे कि आर स्क्वायर प्लस का है और आर स्क्वायर माइनस का, ये कैंसिल हो गए। एल स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर माइनस का, अब ये दोनों प्लस प्लस के हो गए। तो 2 और 2 कितने हो जाते हैं दोस्तों, 4 और साथ में RAL जो कि यहाँ पर आपके लिए दिख रहा है। तो ये सेम कंडीशन का यहाँ आ गया। अब नीचे वाला भी सेम आ गया। तो यहाँ तक आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि ये किस प्रकार से आया। तो अब आपको कंडीशन में क्या मिला, ई इक्वल में क्यू अपान में 4/0 और साथ में 4RL और अपान में आर स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर। यहाँ तक कंडीशन हो गई है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों इसकी अगली कंडीशन में रहेगा जिसमें आपको समझना ये है कि यहाँ पे दे रखा है कि आर स्क्वायर फिर ग्रेटर ग्रेटर, यानी कि आर एल सॉरी पहले क्या दे रखा था, एल फिर ग्रेटर ग्रेटर आर। तो कहने का मतलब क्या बता रखा है कि एल स्क्वायर को नगण्य मानने पर, मतलब इस चिन्ह का मतलब ये समझेंगे दोस्तों कि आपको क्या करना है कि एल स्क्वायर यानी कि आर क्या है, आर बड़ा है और किससे, एल से। तो आपको ये समझना है कि अब जब यल आपको जो लेना है, जैसे कि यल को लगभग क्या लेना है, लगभग यल को क्या लेना है, 0 लेना है, नहीं ना के समान इसका मान होना चाहिए। नगण्य बोला गया है तो ना के समान मान होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, यानी कि एल स्क्वायर को नगण्य मानने पर, जब नगण्य यानी कम माना जाएगा, तो देखिए ई इक्वल में क्यू बाई 4/0 और इसके बाद में 4R
यल और अपॉन में आर स्क्वायर माइनस का यल की जगह पे, भाई यल की जगह पे दोस्तों क्या हो गया, जीरो, तो यहाँ जीरो यूज कर दिया, इसका होल ऑफ स्क्वायर। अब इसको दोस्तों इस पर क्या कराएंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे। देखिए बाकी सेम कंडीशन का रहेगा। तो दोस्तों यहाँ पे इसको क्या हो रहा है, थोड़ा सा ये रॉन्ग है। तो यहाँ पे कितना होना चाहिए दोस्तों, तो मैं बताता हूँ आपको कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। भाई क्या बनेगा या करके आर स्क्वायर, यानी कि अगर इसको आप कैंसिल करें, कैंसिल आउट करें, तो देखिए पूरा कुल मिलाकर के कितना बनेगा, तो मैं आपको फिर से बताता हूँ। ये अगर रहेगा क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0, और यहाँ 4 r l, इसकी जगह पे कितना आना चाहिए, इसकी जगह पे आएगा आर की पावर क्यू। अब तो ऐसे समझ लीजिए दोस्तों, इस आर स्क्वायर की जगह पे क्या आएगा, आर की पावर क्यू आएगा, तो ये थोड़ा सा रॉन्ग है। इसके अलावा दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब आगे मिलेगा इक्वल में 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। अब देखिए जो क्यू था उसको इधर ट्रांसफ़र कर दिया। अब यहाँ से ये जो दे रखा है 4 r l, तो इसको किस प्रकार से चेंज किया गया है तो उसके बारे में बताते हैं। जैसे कि लिख बोला गया है 4 r l, तो इसको लिखा गया है 2 में। अब देखिए किस तरीके से दिखा रखा है। अब बात कर लेते हैं, अच्छा आर के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं, थोड़ा सा और भी बताते हैं कि आर के बारे में क्या रहेगा। थोड़ा सा रॉन्ग हो रहा है, मैं फिर से बताता हूँ आपको कि क्या रहना चाहिए। जैसे कि ये जो आर था, इससे जब कैंसिल होगा तो इसकी जगह पे कितना आएगा, आर की पावर क्यू आएगा, वो यहाँ पर आ रहा है। और वैसे क्या है, आर का स्क्वायर तो मतलब क्या मिलेगा, आर की पावर 4 मिलेगा, और एक आर ऊपर से, तो इससे ये एक आर कैंसिल हो जाएगा, घात कितनी मिलेगी, 3 मिलेगी दोस्तों। तो ये चीज़ यहाँ पे आपको समझनी है कि ये किस प्रकार से लिया गया है। अब आगे बात कर लेते हैं, जैसे कि 4 r l, तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2, और यहाँ से ये l शामिल कर लो, और यहाँ से ये q शामिल कर लो, क्यू शामिल कर लो। अब बचा क्या हमारे पास में, मगर अब देखिए ये तो आर कैंसिल हो गया, तो बचा क्या था, 4, और यल बचा था, तो इतना हमारे पास में हो जाएगा। और इंटू में क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, तो 2 दूनी 4, और यहाँ से क्यू और यल पूरा फाइनल हो रहा है यहाँ से। अगर आपको ना समझ में आए तो मुझे फिर से बता देना आप कमेंट करके कि हाँ यहाँ पे समझने में प्रॉब्लम आई है। फिलहाल अब आगे बढ़ते हैं। तो इन्होंने जहाँ पर ये एड लगाया, यहाँ पे क्या रहना चाहिए, क्रॉस। तो समझ लीजिए भाई, यहाँ पे जो 4 दे रखा था, इसको 2 इधर लिख दिया, 2 इधर लिख दिया, 2 दूनी 4, और बाकी क्या बचा, क्यू ये हो गया, यल ये हो गया, आर से ये वाला आर कैंसिल हो चुका है, यानी इसकी जगह पे कितना आ चुका है, आर की पावर क्यू आ चुका है। अब बात कर लेते हैं, तो इसको समझ लीजिए ध्यान से कर रखा, लेकिन अभी पीछे हम पढ़ चुके हैं कि क्यू इंटू में 2l बराबर में क्या होता है दोस्तों, पी होता है। तो यहाँ से देखेंगे क्यू कोई कितना है, क्यू, और साथ में 2l, और नीचे वाला आर को, आर स्क्वायर को छोड़ देंगे, तो इतने की जगह पे क्या आएगा, पी आएगा। तो देखिए 2p यहाँ पे आ गया, यानी कि ई बराबर में 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, और साथ में 2p/r की पावर क्यू। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, ये हमारा डेरिवेशन यहाँ तक फाइंड हो चुका है। अब यहाँ पे निर्वात यानी के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। तो कह रखा है कि वायु अथवा निर्वात के लिए के बराबर में कितना रहेगा, 1 रहेगा दोस्तों। तो अब हम पहुँचते हैं फाइनल डिसीजन पर, जिसमें मिलता है ई बराबर में 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और साथ में 2p/r की पावर क्यू। ये रहा हमारा डेरिवेशन। इसको अगर हम मान के रूप में, यानी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 को मान के रूप में लिखें, तो ये मान होता है 9 गुणे में 10 की पावर 9, जो कि यहाँ मान के रूप में दे रखा है। यानी ई इक्वल में 9 गुणे में 10 की पावर 9, 2p/r की पावर क्यू। तो दोस्तों मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर यदि आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले पॉइंट पर। चलिए दोस्तों, पढ़ते हैं हम अगले पॉइंट के बारे में, जिसमें आपको हम पढ़ाएंगे निरक्षीय स्थिति या अनुप्रस्थ स्थिति के बारे में। तो सबसे पहले इसके डायग्राम को समझते हैं। डायग्राम में द्विध्रुव को लिया गया है, जिसमें ए और बी इसके 2 ध्रुव हैं, जिस पर एक पर -q आवेश, एक पर +q आवेश, और बीच की दूरी 2l है, और इसका मध्य बिंदु O है दोस्तों। तो O से r दूरी पर, स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P लिया गया है दोस्तों। इसी पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है दोस्तों। अब चलिए दोस्तों इसके घटकों के बारे में समझ लेते हैं और इनकी डिस्टेंसों के बारे में समझ लेते हैं। तो P से लेकर के बिंदु P तक, जहाँ +q आवेश स्थापित है, के बीच की दूरी अंडर रूड r²
प्लस का एल स्क्वायर रहेगी। यही डिस्टेंस दोस्तों दूसरी तरफ यानी कि बिंदु P से A तक भी रहेगी। अब दोस्तों इसके घटक के बारे में चर्चा करते हैं, जो इसके घटक हैं उनके बारे में बताते हैं। तो देखिए P की दिशा, जो P से E1 की दिशा ऊपर की तरफ रहेगी, जिसका घटक रहेगा E1 साइन थीटा, और नीचे क्या रहेगा E2 के लिए रहेगा दोस्तों, तो इसका घटक रहेगा E2 साइन थीटा। इसके अलावा अन्य घटक रहेगा जिस क्षैतिज घटक भी बोला जा सकता है, जो है E1 cos थीटा। इसके अलावा अन्य मिलेगा E2 cos थीटा। अगर दोस्तों यहाँ पे आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब आपको डायग्राम स्पष्ट हो गया है। अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ दोस्तों। तो दोस्तों समझते हैं इस डायग्राम के बारे में, कि डायग्राम के बारे में तो हमने समझ लिया, अब उसको लिखते किस प्रकार से हैं तो उसके बारे में बताते हैं। जैसा कि दोस्तों कह रखा है कि माना कोई वैद्युत द्विध्रुव ए बी किसी ऐसे परावैद्युतांक माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक k है, यानी कि जो A और B हमारा जो द्विध्रुव था, जो कि A और B यानी कि माइनस Q आवेश और प्लस Q आवेश से मिलकर के बना था। तो ये कौन से माध्यम में है, यानी इसका माध्यम क्या है दोस्तों K है, यानी कि K परावैद्युतांक माध्यम में ये स्थापित है दोस्तों। अब अगर बात कर लेते हैं, इसके माध्य में एक बिंदु क्या है O है, तो O से पहले हमने बात की थी अच्छी स्थिति की, तो सामने की तरफ हमने बिंदु P डिसाइड किया था। अब निरक्षीय स्थिति, तो निरक्षीय स्थिति में हम दोस्तों अब ये बिंदु O चाहे मतलब लेने के बाद में चाहे ऊपर हम पॉइंट P डिसाइड कर सकते हैं, चाहे तो नीचे भी डिसाइड कर सकते हैं, तो कहीं पे भी ऊपर नीचे ज्ञात की जा सकती है, यानी पॉइंट को ज्ञात किया जा सकता है। तो ये कहाँ पर स्थापित होता है, जो मेन पॉइंट यानी इसका जो अर्धक होता है, यानी आधे से r दूरी स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P स्थापित होता है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो इसके मध्य बिंदु O से लंब अधिक पर, यानी कि क्या रखा है लंब, यानी कि जैसे यहाँ पे बिंदु O लिया था, तो O से लंबवत r दूरी पर बिंदु P है। तो क्या रखा बिंदु P है जहाँ हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो अब आपको स्पष्ट हो गया कि हमको तीव्रता कहाँ ज्ञात करनी है। तो ये इस तरफ भी हो सकता है और इसके अपोजिट साइड में भी हो सकता है, दोनों तरफ लंब होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब आपने देखा था कि जो द्विध्रुव था हमारा A और B, तो इस पर एक माइनस Q आवेश, इस पर एक प्लस Q आवेश। अब इससे बिंदु हमारा यहाँ पे मान लीजिए P है, तो P से हमें मतलब बिंदु P पर तीव्रता ज्ञात करनी है, तो हमें एक Q के द्वारा तीव्रता ज्ञात करनी होगी, और एक मतलब यानी एक माइनस Q के द्वारा, एक प्लस Q के द्वारा। तो जो दोनों तीव्रताएं मिलेंगी उन दोनों तीव्रताओं को हम इक्वल कर देंगे, यानी जोड़ देंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों देखते हैं प्लस Q, यानी प्लस Q आवेश के कारण बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो पहला क्या रहेगा E1 के अंतर्गत क्या आ रहा है हमारे पास में 1/4πε0, जो कि एकल बिंदु के कारण था। एकल बिंदु का जब डेरिवेशन करवाया था तो उसमें था E बराबर में 1/4πε0 Q/, और साथ में क्या था R का स्क्वायर। तो ये था उसका डेरिवेशन जो एकल बिंदु के लिए था। उसी बेस पर ये हमको संबंध बनाना है दोस्तों। तो चलिए चर्चा करते हैं इसके बारे में। तो जो कि हमारे पास में, जैसे कि मैंने अभी डायग्राम समझाया, तो डायग्राम में यहाँ पे जो डिस्टेंस थी वो थी अंडर रूट में r² प्लस का l²। तो चलिए बात करते हैं। तो देखिए आपको अब डिस्टेंस भी समझ में आ गई होगी कि कौन सी डिस्टेंस लेनी है। तो यहाँ रहेगा Q आवेश, जैसा कि प्लस Q आवेश की चर्चा कर रहे हैं, तो Q आवेश और साथ में ब्रैकेट में अंडर रूट में जो डिस्टेंस थी अंडर रूट r² प्लस का l का स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर। तो ये जो हमारे पास में रिलेशन प्राप्त हुआ, तो इस रिलेशन को क्या करा भाई, यहाँ से स्क्वायर से ये अंडर रूट कैंसिल हो गया दोस्तों। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर मैंने बताया आपको कि जो स्क्वायर था उससे रूट ये कैंसिल हो गया, तो हमको जो संबंध प्राप्त हुआ वो E1 बराबर में 1/4πε0 Q/r² प्लस का l²। ये समीकरण नंबर 1 बन गया हमारा, जिसकी दिशा जो है P से मतलब B से P की ओर रहेगी, यानी कि B से P की ओर जो आपने फाइंड किया था A और B, और यहाँ क्या था P। तो जो दिशा बताई गई, तो पहली दिशा क्या दिखा रखी है, यानी कि B से किसकी तरफ, P की तरफ। अब अगली दिशा के बारे में नेक्स्ट में बात करते हैं। तो देखिए
आगे बात की जा रही है माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसको E2 के द्वारा दर्शाया गया है। E2 बराबर में 1/4π/0 और क्यू बाई फिर ब्रैकेट में अंडरवुड में आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर। इसमें भी ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा और हमको संबंध मिल जाएगा E2 बराबर में 1/4π/0 के क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर। ये समीकरण नंबर सेकेंड। अब इसकी दिशा जो दोस्तों रहेगी वो किस तरफ रहेगी, यानी ए बी और यहाँ पर पी। तो पहले मैंने दिशा किस तरफ बताई, इस तरफ, यानी कि बी से पी की ओर। अब की बार जो दिशा रहेगी वो रहेगी पी से ए की ओर। तो दोस्तों ये क्लियर हो चुका है। बढ़ते हैं अगले। तो दोस्तों अब समझते हैं उनके घटक के बारे में कि घटक उनके कैसे फाइंड हुए थे। तो देखिए E1 व E2 को लंबवत व क्षैतिज घटकों में बांटा गया है। यानी E1 जो है वो कैसा है, लंबवत घटक, और E2 है वो कैसा है, क्षैतिज घटक। तो E1 व E2 के लंबवत घटक क्रमशः यानी कि E1 साइन थीटा, इसके अलावा E2 साइन थीटा है, तथा क्षैतिज घटक क्रमशः E1 कोस थीटा और E2 कोस थीटा है। तो अब आपको क्लियर हो चुका है कि जहाँ साइन लगा हुआ है तो साइन हमारा कैसा है, लंबवत, लंबवत, और ये लंबवत घटक बोला जाएगा। इसके अलावा दोस्तों अगर बात कर लेते हैं कि जो कोस थीटा होता है, तो कोस थीटा क्या है, तो उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो कोस थीटा हमारा कैसा है, क्षैतिज घटक। कैसा है दोस्तों, क्षैतिज घटक, क्षैतिज घटक। तो ये भी आपको क्लियर हो गया, यानी साइन लगा है तो लंबवत घटक और कॉस लगा है तो क्षैतिज घटक, और E1 के 2 घटक होंगे और साथ में E2 के भी 2 घटक होंगे। तो यहाँ आपको ध्यान रखना, जैसे कि आपको बताते हैं यहाँ पे फिर से आप समझ लीजिए। जैसे कि E1 के और E2 के, यानी साइन में कॉस में घटक, E2 का साइन में और E2 का कॉस 2, मतलब E2 कॉस थीटा, ये भी एक घटक रहेगा, यानी कि 2 इनके घटक रहेंगे। अब बात करते हैं आगे कि आगे क्या बताया गया है इसके बारे में। कह रखा है कि लंबवत घटक, लंबवत घटक परिणाम में बराबर तथा दिशा में विपरीत हैं और इनकी क्रिया रेखाएं भी एक हैं, इसलिए यह एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। इसलिए बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्षैतिज घटक के कारण होगी। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी दोस्तों। बढ़ते हैं आगे। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गया कि साइन जो है लंबवत घटक, कॉस जो है वो क्षैतिज घटक। तो दोस्तों अब हम पहुंचते हैं बिंदु P पर, क्योंकि हमने पढ़ा था कि E1 एक तीव्रता फाइंड हुई थी, एक E2 तीव्रता फाइंड हुई थी। तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे और परिणामी तीव्रता यानी बिंदु P पर परिणामी तीव्रता के बारे में हम पहुंचेंगे। तो इसके लिए कंडीशन क्या रहती है तो वो आपको बताते हैं। तो कर रखा है बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि तीव्रता क्या हो गई, E। अब परिणामी तीव्रता में E1 कोस थीटा, E2 कोस थीटा, यानी कि दोनों की तरफ कौन से घटक लिए गए हैं, क्षैतिज घटक लिए गए हैं। अब इन दोनों के मानों को हम यहाँ पर पुट कर देंगे। तो इससे पहले हमें क्या चाहिए भाई, कॉस थीटा चाहिए कि कॉस थीटा हमारा क्या होता है दोस्तों। तो कॉस थीटा के बारे में थोड़ी सी चर्चा आपको कर देते हैं। आपने रिलेशन पढ़ा था कि L बटे में के और ए, ये आपने हाई स्कूल में पढ़ रखा था। तो इसको देखेंगे कि आधार बटे में कर्ण, यानी कि ए बटे में के जो रिलेशन होता है तो ये किसके लिए होता है, कॉस थीटा के लिए होता है। तो बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों जैसा कि हमने अभी कॉस थीटा के बारे में बताया, फिलहाल अब आपको समझाते हैं। तो देखिए क्या रखा है कि वट यानी कि कॉस थीटा जो कि आधार बटे में कर्ण होता है। अब आपको मैंने डायग्राम बना करके दिखाया था, तो इस डायग्राम में कुछ इस प्रकार से कंडीशन थी। और अगर बात करते हैं तो यहाँ पे 90 के रूप में दिखाया जाएगा, यहाँ पे भी 90 के रूप में दिखाया जाएगा, यहाँ बिंदु O था। अब इसके बारे में चर्चा करें तो देखिए हमारे पास में क्या कंडीशन निकलती है। अब बिंदु कहाँ है, यहाँ पर है P, तो ये क्या हो जाएगा भाई, ये कर्ण हो जाएगा दोस्तों। इसके अलावा अगर एक मिनट दोस्तों, इसमें थोड़ा सा रॉन्ग हो रहा है। देखिए जो वैल्यूएशन आती है दोस्तों, वो वैल्यूएशन क्या है, यानी कि आधार जो हमारा वो क्या है, यल है, यानी एक डिस्टेंस यहाँ रहेगी यल, एक यहाँ रहेगी, या बीच में क्या रहेगा, ओ रहेगा दोस्तों। और ये वाली डिस्टेंस क्या हो गई, आर हो गई, और ये वाली डिस्टेंस क्या हो गई, आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर। ये डिस्टेंस आपके लिए फाइंड हो रही है यहाँ पर।
अब आपको बताते हैं कि जो कर रखा आधार, तो आधार हमारा दोस्तों कौन सा बन रहा है, तो आधार जो हमारा बन रहा है वो क्या बन रहा है, इसको अगर लेते हैं तो ये यल जो है हमारा क्या बन रहा है दोस्तों, आधार बन रहा है। इसके अलावा कर्ण के बारे में दोस्तों बात करते हैं तो ये क्या है हमारा कर्ण है, और ये वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, लंब हो जाएगा। जैसा कि इसमें आप समझ सकते हैं, बड़ी भुजा कर्ण, ये नीचे आधार, और ये वाला हमारा लंब। यदि जब थीटा यहाँ पर है तब आपके लिए कंडीशन रहती है। तो मेरे ख्याल से दोस्तों ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसी मान को हम उसमें रखेंगे, जो हमको संबंध पीछे फाइंड हो चुका है, तो उसी में हम इस मान को डालते हैं। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। तो जैसा कि ई बराबर में, अब जैसा कि रिलेशन जो था दोस्तों, वो रिलेशन क्या था हमारे पास में, रिलेशन था E1 और कॉस थीटा। इसी प्रकार से क्या था E2 और साथ में कॉस थीटा। तो देख सकते हैं दोस्तों, यानी कि कॉस थीटा की जगह पे वैल्यूएशन ये आ गई, यहाँ पे कॉस थीटा है तो ये वैल्यूएशन ये वाली आ गई। अब जो E1 था, जो समीकरण फाइंड किया था, पहला वाला समीकरण आ गया और ये दूसरा वाला समीकरण आ गया, बीच में क्या हो गया, ऐड हो गया। तो मेरे ख्याल से ये दोस्तों आपको बिल्कुल मैंने सिंपल शब्दों में समझा दिया कि कौन सा मान कहाँ पर प्रयोग में लाया गया है। इसके अलावा अब बात कर लेते हैं कि कौन कौन से मान हमको समान दिख रहे हैं जिससे कि हम उसमें से कॉमन ले सकें। तो देखिए अब यहाँ पे क्या बताया कर रखा, ई बराबर में 1/4π0, यहाँ पे क्यू है एल है, देखिए क्यू है एल है, ये कॉमन है, तो कॉमन के रूप में या फिर बोल सकते हैं या फिर जोड़ सकते हैं। तो ये सारे शब्द आपके लिए देखिए 1/4π0 क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर, और यहाँ एल अपॉन में अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर, वही कंडीशन दोस्तों यहाँ पर दे रखी है। तो दोनों को हम जोड़ेंगे तो इन्होंने क्या करा भाई, कॉमन ले रखा है, यहाँ से दोनों से इसमें कॉमन ले रखा है, कॉमन हो गया दोस्तों। और यहाँ से 1 1 क्या हो गया भाई इधर 1 छूट जाएगा, इधर 1 छूट जाएगा, तो ये 1 1 क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। यही 2 दोस्तों कहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया। अब बात कर लेते हैं कि एक मिलता है अंडर रूट, इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं कि यहाँ पर जो घात आती है 3/2 कैसे आ जाती है। ऊपर वाला आपने समझ लिया कि q इंटू में 2l। तो बात कर लेते हैं इस घात के बारे में दोस्तों। तो घात के बारे में समझने के लिए हमको ये समझना होगा कि एक जगह पे दे रखा है कि आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर, और एक जगह पे दोस्तों दे रखा है कि अंडर रूट में आर स्क्वायर फिर प्लस का एल स्क्वायर, ये कुछ दे रखा है। अब आप जानते हैं दोस्तों कि इसको तो जीव को त्यों, यानी इसकी घात कितनी हो गई भाई, आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर। अगर बात करते हैं इसकी घात कितनी हो गई, 1 हो गई दोस्तों। अब इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर। इसकी घात कितनी हो जाएगी, इसकी हो जाएगी 1/2। अब दोस्तों जानते हो 1 और आधा और गुणा करने पर घातें जुड़ जाती हैं, यानी कि 1 प्लस का 1/2। तो कहने का मतलब दोस्तों 3/2। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा कि 3/2 किस प्रकार से और कैसे आता है। तो मैंने इसके बारे में आपको बता दिया। अगर दोस्तों समझ में ना आया है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। देखिए तो इस प्रकार से हमको ये फाइनल हो गया कि ई बराबर में 1/4π0 के क्यू इंटू में 2l अपॉन में आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर, और की पावर कितनी हो जाएगी 3/2। बढ़ते हैं दोस्तों आगे। दोस्तों जैसे कि अभी पिछला जो डेरिवेशन आपको ने समझा था अच्छी स्थिति वाला, तो उस अच्छी स्थिति में आपको समझा कि जो यल का मान होता है वो कैसा लिया जाता है, नगण्य लिया जाता है। तो अगर बात करते हैं कि या जो आर होता है और यहाँ पे क्या होता है यल, तो आर ग्रेटर रहेगा यल की अपेक्षा, यानी कि आर जो है क्या है, बड़ा है यल से। तो यल का मान कितना प्रयोग किया जाएगा दोस्तों, 0 प्रयोग किया जाएगा। तो उस कंडीशन में अगर यल का मान 0 होता है तो हमको रिलेशन मिलता है ई बराबर में 1/4π0 के क्यू इंटू में 2l अपॉन में आर। अब देखिए दोस्तों अगर हम लिखते हैं आर स्क्वायर और माइनस यल की जगह पे मान की जगह पे 0 लिख दें और 0 की पावर हम क्या कर दें 3/2 कर दें, तो दोस्तों इस 0 का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, यानी ये जो 2 है वो इस घात को कैंसिल कर देगा और बचेगा कितना भाई दोस्तों, आर की पावर केवल क्या बचेगा, क्यू बचेगा। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। और आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा Q इंटू में 2l के बारे में जो चर्चा की गई है, Q इंटू में 2l, तो आप जानते हैं कि P बराबर में Q इंटू में 2l होता है दोस्तों। तो इसकी जगह पे क्या यूज किया जाएगा, P यूज किया जाएगा। तो देखिए दोस्तों अब आपको बताते हैं आगे। तो कर रखा बट Q इंटू में 2l बराबर में P। अब देखिए E बराबर में 1/4π0। अब इसकी जगह पे क्या यूज हो गया P, और नीचे क्या मिल गया आर स्क्वायर। जैसा कि यल का मान क्या था 0, तो उस हिसाब से 2 से ये वाला 2
कैंसिल, हमको मिल गया आर का पावर क्यू। दोस्तों ये जो हमारा संबंध प्राप्त हुआ, इस संबंध को हम क्या बोल सकते हैं, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण क्या हो जाएगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक यहाँ पर फाइंड हो जाता है। इसके अलावा के मान के लिए बात कर लेते हैं, तो वायु अथवा निर्वात के लिए दोस्तों के बराबर में क्या रहता है, 1 रहता है। तो जब के का मान यूज होगा तो हमको मिलेगा ई बराबर में 1/4π/0 पी वाई आर की पावर क्यू दोस्तों। इसके अलावा इसका जो अंकिक मान वाला संबंध लिखना चाहें तो ये हमको मिल जाता है ई बराबर में 9.0 × 10⁹ और पी वाई आर की पावर क्यू। तो ये जो संबंध फाइंड हो गया, ये काय का है, निरक्षीय स्थिति का। तो मेरे ख्याल से दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर यदि आपको पसंद आया तो आप दोस्तों को शेयर करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।